मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चीन में साम्यवादी दल का अर्थ, साम्यवादी दल का संगठन, साम्यवादी दल की कार्यप्रणाली और साम्यवादी दल की भूमिका का अध्ययन करेंगे। साम्यवादी चीन में गणराज्य का उदय 1949 में चीन के साम्यवादी क्रांति द्वारा चीन की भूमि के मुख्य महाद्वीपीय भाग पर हुआ। यह क्रांति बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित होकर साम्यवादी दल के नेता माओ से तुंग के नेतृत्व में कार्यान्वित हुई थी। 1975 के संविधान द्वारा शासन व्यवस्था में साम्यवादी दल की नेतृत्वकारी भूमिका को स्वीकार कर लिया गया। इस संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है, चीन के साम्यवादी दल को चीन की समस्त जनता की नेतृत्वकारी स्थिति प्राप्त है। सन 1982 के नए संविधान की प्रस्तावना में भी साम्यवादी पार्टी के महत्व को स्वीकार किया गया है और कहा गया है कि चीन के साम्यवादी दल के नेतृत्व में चीनी जनता समाजवादी मार्ग का अनुसरण करती रहेगी। चीन की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत विधायी क्षेत्र की सर्वप्रमुख संस्था राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और कार्यपालिका क्षेत्र की सर्वप्रमुख संस्था राज्य परिषद है। 1982 के संविधान द्वारा इन दोनों ही संस्थाओं पर साम्यवादी दल के नेतृत्व को स्वीकार किया गया है। संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस चीन के साम्यवादी दल के नेतृत्व में चीन की राज्य सत्ता का उच्चतम अंग है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस चीन में साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के सुझाव पर राज्य परिषद के प्रधानमंत्री और अन्य सदस्यों की नियुक्ति तथा पदच्युत करती है। साम्यवादी दल का संगठन। जनवादी चीन का साम्यवादी दल वहाँ के तीनों प्रमुख केंद्रों, राज्य सरकार, दल तथा सेना में एक, लेकिन इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यवहार में साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति पोलिट ब्यूरो ही चीन हेतु महत्वपूर्ण नीतियों का निर्माण करती है। ऐसा हर साम्यवादी देश में होता है कि वहाँ शासन के समस्त सूत्र साम्यवादी दल के पास ही रहते हैं। चीन का साम्यवादी दल अन्य राज्यों के साम्यवादी दल की भांति प्रजातांत्रिक केंद्रवाद पर आधारित है। इसमें दल की प्रत्येक इकाई प्रजातांत्रिक आधार पर गठित होती है। नीचे की इकाई के प्रतिनिधि ऊपर की इकाई के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। इस प्रकार दल के सभी अंग निर्वाचित होते हैं। इसके साथ ही जो निर्णय लिए जाते हैं वे नीचे की इकाइयों पर वैध होते हैं। साम्यवादी दल का संगठन प्रमुख रूप से 5 महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनसे मिलकर बना है। नंबर 1 है प्रारंभिक संगठन। इस दल के प्रारंभिक स्तर पर सेल हैं जो 20 सदस्यों को प्राथमिक इकाई होती है। ये इकाइयाँ कृषि, फार्म, कारखानों या सेना में हो सकती हैं। इसके ऊपर ग्रामीण या शहरी कांग्रेस होती है जो काउंटीज के सदस्यों का निर्वाचन करती है। काउंटीज प्रादेशिक कांग्रेसों को और ये कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस को चुनती है। राष्ट्रीय दल कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 1900 से अधिक है। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य और उसकी शक्तियाँ सर्वोच्च सत्ताधारी अंग जैसी है, जिनमें से ये प्रमुख हैं केंद्रीय समिति का चुनाव, दल के संविधान और कार्यक्रम को दोहराना तथा उनमें आवश्यक संशोधन करना, चालू नीति के मुख्य प्रश्नों का निर्णय करना और विभिन्न अंगों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को स्वीकार करना। नंबर 2, केंद्रीय समिति। राष्ट्रीय कांग्रेस दल बड़ा एक निकाय है, इसलिए केंद्रीय समिति
का भी निर्माण किया गया है, जिसके सदस्यों की संख्या वर्तमान में 198 सदस्य और 158 वैकल्पिक सदस्य हैं। दल के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन न हो रहा हो तथा यह समिति दल का संचालन करेगी। केंद्रीय समिति केंद्रीय राजनीतिक ब्यूरो, सचिवालय एवं दल नियंत्रण आयोग का निर्वाचन करती है। नंबर 3, पॉलिट ब्यूरो। यह केंद्रीय समिति की तुलना में छोटा निकाय है, जिसके सदस्यों की संख्या मात्र 24 है। इसके अलावा इसके 9 सदस्यों की एक केंद्रीय समिति होती है, जो पार्टी के सर्वोच्च नेता होते हैं। इस स्थायी समिति, केंद्रीय समिति भी कहा जाता है, को दल का मस्तिष्क कहा जाता है। अतीत में माओ त्से तुंग, चाउ एन लाई, लिन पियोनो और चू नेह जैसे नेता इसमें रहे और वर्तमान में भी चीन की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वाधिक प्रभाव रखने वाले व्यक्ति इनके सदस्य हैं। सचिवालय, साम्यवादी दल का एक सचिवालय होता है जिसमें 7 सदस्य होते हैं। दल का एक महासचिव इसका अध्यक्ष होता है। यह प्रतिदिन दल की केंद्रीय अंगों, ब्यूरो एवं समितियों द्वारा दल के कार्य संचालन के विषय में निर्देश देता रहता है। नंबर 5, दल नियंत्रण आयोग। जब भी केंद्रीय समिति का एक अंग, जिसमें एक सचिव, 7 उपसचिव तथा 18 सदस्य होते हैं, दल नियंत्रण आयोग का कार्य देखना है कि दल की नीतियों और आदेशों का सही ठीक से पालन हो रहा है अथवा नहीं। इसके द्वारा अनुशासन संबंधी मामलों पर भी विचार किया जाता है और आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। दल के सदस्यों की शिकायतों और अपीलों को निपटने की शक्ति इस आयोग को सौंपी गई है। साम्यवादी दल की कार्यप्रणाली। साम्यवादी चीन का साम्यवादी दल दुनिया का सबसे विशाल साम्यवादी दल है। इसकी सदस्य संख्या 9 करोड़ है। जनवादी चीन का साम्यवादी दल पूरी चीनी जनता के नेतृत्व का केंद्रीय अंग है। इसका लक्ष्य साम्यवाद है, इसलिए चीनी शासन के हर अंग पर यह कठोर नियंत्रण बनाए रखते हैं। चीन में साम्यवादी दल की सत्ता का वास्तविक सर्वोच्च निदेशक है। इसका लक्ष्य सिर्फ चीनी समाज में से शोषण को समाप्त करना ही नहीं, बल्कि उन विचारों, प्रथाओं तथा रीति रिवाजों को समाप्त करना भी है जिन्हें शोषक वर्ग बनाए रखना चाहता है। चीन के साम्यवादी दल की भूमिका को निम्न शीर्षकों द्वारा समझा जा सकता है। नंबर 1, मजदूरों का नेतृत्व। साम्यवादी दल मजदूरों का नेतृत्व करता है। वह मजदूरों का मार्गदर्शन करता है तथा वह मजदूरों को संगठित करने तथा उनकी समस्याओं का दूर करने का काम करता है। नंबर 2, जन भावनाओं को शासन तक पहुंचाना। साम्यवादी दल लगातार जनता से संपर्क बनाए रखते हुए जनता की समस्याओं का सुनने तथा उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए शासन को प्रेरित करता है। नंबर 3, साम्यवादी क्रांति का संचालन व उसकी रक्षा करना। साम्यवादी दल का सबसे प्रमुख कार्य साम्यवादी क्रांति का संचालन करना तथा उसकी रक्षा करना है। नीति निर्धारण और शासन पर नियंत्रण। चीन का साम्यवादी दल अन्य साम्यवादी देशों की तरह एक श्रेष्ठ शासन है, अतः चीन के शासन पर साम्यवादी दल पूर्ण नियंत्रण रखता है। समस्त महत्वपूर्ण शासकीय नीतियों व कार्यक्रमों का निर्धारण साम्यवादी दल ही करता है। शासन उसी के प्रति उत्तरदायी है। नंबर 5, मार्क्सवादी, लेनिनवाद एवं माओवादी विचारों का प्रचार प्रसार करना। चीन का साम्यवादी दल
मार्क्सवादी, लेनिनवादी व माओवादी विचारधारा पर आधारित है। इसलिए साम्यवादी दल इनके विचारों का प्रचार प्रसार करता है। नंबर 6, विश्व साम्यवाद की स्थापना में सहयोग। चीन का साम्यवादी संपूर्ण विश्व में साम्यवाद का प्रचार प्रसार करता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु साम्यवादी हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।